नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आपका कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले भाग में आपने देखा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प का क्या महत्व होता है और साथ ही साथ पुष्प के जो भाग होते हैं जिसमें पुमंग और जायांग आते हैं वो किस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक को बनाते हैं। आज उसी के क्रम में हम लैंगिक जनन के दूसरी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो युग्मक स्थानांतरण होता है, उसके बाद निषेचन होता है और फिर निषेचन के बाद की अवस्थाओं में क्या चीजें बनती हैं, इसे हम देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में जो दोनों युग्मक होते हैं, चाहे वो पराग हो या अंडकोशिका हो, दोनों अचल युग्मक होते हैं। अतः नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना होता है और पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को ही हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। बच्चों, अगर जो पराग कण है वो अगर उसी पुष्प के पराग कोश से निकल के उसी पुष्प की जायांग की वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो इसे हम स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागित होने वाले जो फूल होते हैं उसमें आपके जो जायांग है और जो आपके पुमंग है, पुंकेसर है, ये दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं। मतलब जब पराग कोश निकलते हैं उसी समय वर्तिकाग्र भी तैयार रहती है उन्हें लेने के लिए। और अधिकतर जो है स्वपरागित जो पुष्प होते हैं, अगर इनको हम देखें तो कैज्मोगैमस और कैज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। जो कैज्मोगैमस होते हैं, अगर इसको सरल भाषा में बताऊं तो वह फूल जो खुलते हैं, मतलब खिल के आपको दिखते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो आपके कभी खिलते नहीं हैं। तो आपके जो कैज्मोगैमस होते हैं उनमें तो स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी होता है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फूल होते हैं उनमें सदैव जो है वो स्वपरागण ही होता है। अगर हम सजात पुष्पी परागण की बात करें तो यहाँ पर पौधा तो एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं। एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। देखने में तो ये स्वपरागण ही है क्योंकि पौधा वही है, लेकिन चूंकि इसमें किसी न किसी कारक की आवश्यकता होती, एजेंट चाहिए जो परागकण को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, इस वजह से इसे हम स्वपरागण से अलग रखते हैं। ठीक इसी तरह परपरागण, जहां पर एक पौधे से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो ये हमारा परपरागण कहलाता है। अब अगर हम देखें कि परपरागण या परागण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं, तो अधिकतर जो परागण है वो है वायु द्वारा होता है, ये अजीवी कारक है। जल द्वारा होता है, बहुत कम वंशों में ये मिलता है। और उसके बाद फिर प्राणियों द्वारा, जिसमें अधिकतर हम कीटों को लेते हैं, कीट द्वारा परागण होता है, अलग अलग प्राणियों के द्वारा होता है। अब आइए इन पे विस्तृत में इनको देखें हम। वायु परागण, वायु परागण या परपरागण को अगर हम कहें तो परपरागण में स्वपरागण की अपेक्षा जो परागकण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परागण गारंटीड होगा, इसकी संभावना कम होती है, इसलिए पौधों को बहुत ज्यादा परागकण बनाने पड़ते हैं। और अधिकतर ये परागकण जो है वो बहुत हल्के होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, क्योंकि वो हवा से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो चिपचिपे नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जो पुंकेसर होता है वो बहुत ही खुला हुआ होता है ताकि जो पराग कोशों को वो बाहर फैला सके। साथ ही साथ वर्तिकाग्र जो होती है ऐसे पौधों की, वो बहुत ही बड़ी और फेदरी होती है, उसमें रोए होते हैं ताकि वो हवा में उड़ते हुए पराग कणों को पकड़ सके। और जो अंडाशय होता है उसमें अधिकतर एक बीजांड होता है और पुष्प क्रम में अनेक गुच्छ, कई सारे फूल होते हैं। आप अपने सामने आपने भुट्टा देखा होगा,
खाया भी होगा, आप ध्यान दीजिए कि जो उसका बाल होता है वो उसकी वर्तिकाग्र होती है। और भुट्टा जो है वो घास के कुल मतलब ग्रैमिनेसी का पौधा है, तो ग्रैमिनेसी में हमारा वायु परागण जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। अब हम जल परागण पर आते हैं। जल परागण जो है वो पुष्पी पौधों में बहुत सीमित है, केवल 30 जो वंश है उन्हीं में पाया जाता है। और अधिकतर जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें हमें जल परागण मिलता है। यहाँ पर जो नर युग्मक होता है उसके स्थानांतरण के लिए जल बहुत आवश्यक होता है। ऐसे तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें तो हमें जल की आवश्यकता होती है नर युग्मक को एक जगह से मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए, लेकिन पुष्पी पौधों में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जो जलीय पौधे होते हैं वो कीट परागित होते हैं या वायु परागित होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे कि वेलेसिनेरिया हुआ या फिर हाइड्रिला है, जोरेस्ट्रा है, इन सब में जल परागण होता है। जैसे वेलेसिनेरिया में क्या होता है कि जो नर पुष्प है वो पानी में तैरता हुआ मादा पुष्प के पास आता है और जो है उससे निषेचित करता है। समुद्री घास में जो परागकण होते हैं उन्हें पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। ये अधिकतर लंबे फीते जैसे परागकण होते हैं और कभी कभी जो है इसकी चारों तरफ जो है वो गीला श्लेष म्यूसिलेज होता है और फिर आपकी जो वर्तिकाग्र है वो उन्हें अगर वो वहां तक पहुंच गए तो निषेचन हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्राणी परागण। आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे जो उनमें खुशबू बहुत होती है, बहुत चटकीले रंग के होते हैं, आप जो है खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको बच्चों बताऊं कि फूलों का चटकीला रंग या खुशबू जो है वो अधिकतर कीटों को, खासकर जो मधुमक्खियां या छोटे दूसरे कीड़े होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए होती हैं। जो ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कीटों के द्वारा परागण होता है उनके फूल बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, उसमें सुगंध होती है और मकरंद भरपूर होता है। ये एक तरह से रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है कीड़े के लिए या जो परागित करने वाला जो कारक है उसके लिए कि भाई तुम मेरा काम कर दो, उसके बदले में तुम्हें ये चीज मिलेगी। कभी कभी मक्खियों और बीटलों से जो परागित होने वाले फूल होते हैं उनकी गंध जो है अच्छी नहीं होती, वो बदबूदार होती है। और चमगादड़, तितलियां, बर्रे, शलभ, पक्षी, बहुत सारे ऐसे या खुद कभी कभी हम मनुष्य भी, हम भी परागकण में सहायता पहुंचाते हैं। आपको बच्चों बताऊं कि जो रेफ्लिशिया होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है, उसमें जो परागण है वो हाथी के द्वारा होता है। इसी तरह एमोर्फोफेलस नाम का जो पौधा है जिसमें एक लंबवत पुष्प क्रम निकलता है, या फिर अगर हम यूका की बात करें तो यहाँ पर जो शलभ होता है वो अंडाशय के अंदर जो कैविटी होती है उसमें अंडे देता है और जैसे जैसे उसका बीजांड का जो है वो विकास होता है वैसे वैसे जो अंडे में से जो प्यूपा निकलते हैं उनका भी विकास होता है और वो उसी के साथ जो है बीज के साथ ही बढ़ते रहते हैं और बाहर आते हैं। तो इस तरह शलभ जो है वो पौधे को परागित करता है और उसके बदले में उसके अंडों और लार्वा के लिए एक सुरक्षित स्थान जो है यूका उन्हें देता है। अब हम आते हैं बही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग टेक्निक्स। आउटब्रीडिंग, जब पौधे अपने अलावा किसी दूसरे पौधे के साथ मिलकर प्रजनन करते हैं, मतलब अपने परिवार से बाहर जाते हैं, तो ये हम इसे कहते हैं बही प्रजनन। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागन होने की वजह से अंतः प्रजनन अवनमन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे की उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और साथ ही साथ वो कुछ बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए पौधे जो हैं स्वपरागन को हतोत्साहित करते हैं और पर परागन को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो पाई जाती है। अगर हम इनको देखें तो जैसे कि जब पराग कोश से पराग निकलता है उस समय वर्तिकाग्र जो है वो उसे लेने के लिए तैयार है या नहीं, ये भी आपका पर परागन को बढ़ावा देता है। जैसे कि मान लीजिए पराग कोश से पराग कर तो निकल आए पर
वर्तिकाग्र जो है वो आपकी तैयार नहीं है, तो वहां पे परागण या निषेचन नहीं होगा। या मान लीजिए वर्तिकाग्र जो है वो पहले परिपक्व हो गई और परागकोश बने नहीं, तो वहां पे भी आपका स्वपरागण नहीं हो पाता है। इसी तरह परागकोश और वर्तिकाग्र अगर फूल में बहुत दूरी पे हैं, ऐसे स्थानों पे हैं जहां से वो एक दूसरे के से जो युग्मक है एक दूसरे से ना मिल पाए या उनका स्थानांतरण ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी आपका परपरागण होता है। आपका सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, स्व असामंजस्य, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी पुष्प पे या किसी पौधे के फूल में अगर उसी पौधे का परागकण उसकी वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो वो वहां पे अंकुरित नहीं हो पाता, या फिर अगर अंकुरित हो गया तो उसकी पराग नलिका जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसा जो है कुछ पौधों में पाया जाता है, इसे हम सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी, मतलब आपस में ही उनकी नहीं बन रही है, तो इस स्थिति में भी आपका परपरागण होता है। या फिर जो बहुत सारे पौधे, जैसे मैं इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पौधे एक लिंगी होते हैं या उभय लिंगाश्री होते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, तो ऐसे पौधों में भी आपके स्वपरागण की संभावना कम होती है, परपरागण ही ज्यादा होता है। तो इस तरह पौधों में लैंगिक प्रजनन के द्वारा विविधता आती है जो उन्हें पर्यावरण के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाती है। अब हम बात करते हैं बेटा पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब आपके घर पे कोई आया और उसने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, तो आप उससे पूछेंगे, बात करेंगे कि वो व्यक्ति आपके घर का है, जान पहचान का है या नहीं है। अगर वो जान पहचान का होगा तो आप उसे अंदर आने देंगे, जान पहचान का नहीं है तो आप उसे बाहर से ही भेज देंगे। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो वर्तिकाग्र है पुष्प की, उस पे तो बहुत सारे परागकण आते हैं, तो क्या सारे परागकणों को अंकुरित होना चाहिए? नहीं, सारे परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पे अंकुरित नहीं होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जो परागकण है और स्त्री केसर है उनके बीच में एक संवाद चलता रहता है निरंतर, और ये संवाद जो है वो रासायनिक घटकों के रूप में होता है, जैसे बहुत सारे पॉलीसैकेराइड है, फिनोलिक एसिड्स हैं, आपके लिपिड्स हैं, शर्करा है, प्रोटीन्स हैं, जो है वो इसको वर्तिकाग्र को मदद करते हैं पहचानने में कि ये परागकण हमारे लिए सुयोग्य है या नहीं। अगर वो सुयोग्य होता है तो उस परागकण का अंकुरण होता है, अगर वो सुयोग्य नहीं होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब परागकण वर्तिकाग्र पे आते हैं तो ये वहां पे म्यूसिलेज जो होता है उसे सोख कर इनमें अंकुरण होता है और पराग नलिका बाहर निकलती है, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है। और फिर आपका जो जनन कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बना लेती है, और जो आपकी वेजिटेटिव केंद्रक होता है वो भी साथ साथ जो है वो पराग नलिका में चले आते हैं, और फिर ये पराग नलिका आपकी वर्तिकाग्र से होते हुए नीचे अंडाशय के पास बीजांड द्वार तक आ जाती है। तो इस तरह स्त्री केसर और पराग के बीच में संकर्षण पूरा होता है। कभी कभी आपको मैं बताऊं कि अगर हम चाहें तो हम पौधों में कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करा सकते हैं, जिसमें हम चाहें तो पुष्पराग जो कण है, पराग कोश हैं, उनको काट के हटा दें, वर्तिकाग्र को ढक दें, और फिर जिस पुष्प को हम लाना चाहते हैं, जिस पुष्प के परागकणों को हम लाना चाहते हैं वहां परागकणों को लाएं और फिर उस वर्तिकाग्र पे डस्ट कर दें और फिर उसे बांध दें। तो इसे जो है हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। दोहरा निषेचन। पहले तो हम जान लें कि निषेचन, जैसा कि पहले बताया है, कि जब एक युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है तो इसे ही हम निषेचन कहते हैं। जब पराग नलिका बीजांड द्वार तक आती है, माइक्रोपाइल तक आती है, तो आपके जो सिनर्जिड में जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वह उसे रास्ता देता है कि वह एक सिनर्जिड कोशिका के अंदर आ जाए, और वह सिनर्जिड कोशिका जो है अपने आप को डीजनरेट कर लेती है और फिर
ये परागनलिका अपने युग्मकों को सिनर्जिड के अंदर छोड़ देती है। वहां से आपका एक नर युग्मक जो है वो जाकर आपके अंड केंद्रक से जाकर मिल जाता है और संलयित हो जाता है और युग्मनज बनाता है जो कि द्विगुणित होता है। लेकिन जो दूसरा नर युग्मक है वो आपका आगे बढ़ता है और वो केंद्रीय कोशिका तक जाता है जहां पे आपकी ध्रुवीय केंद्रक होती हैं। आपने इसके पहले देखा है कि 2 ध्रुवीय केंद्रक होती हैं केंद्रक कोशिका में, और वहां पे जाकर ये तीसरा ये जो नर युग्मक है वो जाके मिलता है और वो तीनों मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते हैं जो कि त्रिगुणित होते हैं और इसे हम त्रिसंलयन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रक्रिया को आवृतबीजी पौधों में सबसे पहले नवाशीन ने खोजा था सन 1898 में, और इसे कहा गया कि आवृतबीजी पौधों का ये बहुत ही विशिष्ट लक्षण है कि उसमें दोहरा निषेचन होता है। जो आपका निषेचित भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियो सैक होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है, और दूसरा हमारा जाइगोट होता है जो आगे चल के भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये आपका त्रिगुणित होता है, ये आपका द्विगुणित होता है, और इसके अलावा जो बाकी जो सिनर्जिड कोशिका होती दूसरी वाली होती है वो भी डीजनरेट कर जाती है, जो आपके एंटीपोडल्स हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। अब जो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो जाइगोट की अपेक्षा तेजी से वृद्धि करता है। अब वो वृद्धि तेजी से क्यों करता है ये हम देखते हैं। जो भ्रूणपोष, जैसे कि इसका नाम है भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, ये एम्ब्रियो को या भ्रूण को उसके डेवलपमेंट के समय में पोषण देता है, इसलिए इसमें विकास जो है वो भ्रूण की अपेक्षा तेजी से होता है और बहुत जल्दी जल्दी इसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे केंद्रक जो है वो आपके केंद्रीय कोशिका में बन जाते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जिसमें ये केंद्रक वैसे ही रहते हैं, केंद्रक के बनने के बाद कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती, तो ऐसे भ्रूणपोष को हम मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं, न्यूसिलर एंडोस्पर्म कहते हैं। और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसके बाद आपके कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे उसका आकार जो है वो कोशिकीय हो जाता है, जिसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। बच्चों अगर आपने नारियल को देखा है, सबने देखा ही होगा, नारियल तो बहुत सामान्य होता है, आपने नारियल की जो गड़ी देखी है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होती है, और जो नारियल का पानी होता है वो आपका मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। जो भ्रूणपोष है वो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है, और भ्रूण के पूरे बन जाने पे अगर भ्रूणपोष पूरी तरह से उपयोग में ले लिया जाता है, जैसा कि मटर और मूंगफली और सेब में पाया जाता है, तो ऐसे पौधों को हम गैर एल्ब्यूमिनस पौधे बीज कहते हैं, जो भी हम आगे देखेंगे। और कभी कभी जो है वो परिपक्व बीज में आपका भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, पूरा खर्च नहीं होता, जैसे कि अरंडी, नारियल या फिर गेहूं, मक्का वगैरह में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस पर। जो जाइगोट होता है, चाहे वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो, उन सब में जो विभाजन होता है वो एक समान शुरू होता है। सबसे पहले आपका अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स, और उसके बाद बार बार विभाजन होने के बाद आपका जो प्रो एम्ब्रियो बनता है वो पहले गोलाकार होता है, फिर बाद में आपके जो ये प्लूम्यूल रीजन है यहाँ पे विभाजन कम होता है, लेकिन जो अगल बगल के जो बीज पत्र होते हैं, जो वाले सिरे होते हैं, वहां पे विभाजन तेजी से होता है, तो ये हृदय आकार ले लेता है। और उसके बाद फिर और ज्यादा विभाजन होने के बाद जो परिपक्व भ्रूण होता है उसमें बीज पत्र साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपका शूट एपेक्स या प्रांकुर होता है जहां से तना निकलता है, और यहाँ पे आपका रूट एपेक्स या मूलांकुर होता है। अब हम बात करते हैं भ्रूण की कि द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। मैंने कहा कि शुरुआत दोनों की एक जैसी होती है,
लेकिन उसके बाद जो संरचना बनती है, उसी संरचना की वजह से हम इन दोनों प्रकार के पौधों को नाम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 बीज पत्र हैं, 1 और 2, मतलब ये द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री भ्रूण है जो कि द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों के नीचे की तरफ में यहाँ पे मूलांकुर होता है, जिसके ऊपर एक मूलांकुर गोप होता है, और यहाँ पे प्रांकुर होता है जो बीजपत्र के बराबर में होता है। यहाँ ठीक दूसरी तरफ एक बीजपत्री पौधों में जो आपका बीजपत्र है वो केवल एक होता है, इसे स्कैटुलम कहते हैं। यहाँ पे आपका प्रांकुर जो है वो दोनों बीजपत्र के बीच में होता है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों में प्रांकुर जो है वो थोड़ा सा हटकर किनारे होता है, और साथ ही साथ जो आपका स्कैटुलम है उसके नीचे की तरफ आपके मूलांकुर होता है, मूलगोप होता है, और उसके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड कोलियोराइजा होता है, मूलांकुर चोल जिसे हम कहते हैं। स्कैटुलम के अक्ष के ऊपर की तरफ में आपका शूट एपेक्स होता है, उसके ऊपर लीफ प्राइमर्डिया होती है, और उसके ऊपर आपका प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल होता है। तो इस तरह ये एक बीजपत्री भ्रूण और ये द्विबीजपत्री भ्रूण आपका पाया जाता है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसके साथ साथ ही जो अंडाशय होता है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। जैसे भ्रूण का विकास होता रहता है, वैसे ही अंडाशय में भी परिवर्तन आते जाते हैं। जो निषेचित बीजांड है वो आपका बीज बनाता है। जैसे कि इसके पहले मैंने कहा कि अगर भ्रूण के बनते समय में अगर पूरा का पूरा भ्रूणपोष उपयोग में ले लिया जाता है तो उसे हम गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं, और अगर पूरा का पूरा जो भ्रूण है अगर वो उपयोग में नहीं लाया जाता है, कुछ भ्रूणपोष का हिस्सा आपका बच जाता है, तो ऐसे बीजों को हम एल्बुमिनस बीज कहते हैं। हर एक बीज में अगर हम देखें तो आपका जो बीजांड द्वार और हीलियम उसके निशान दिखते हैं, और जो बीजांड द्वार होता है वहां पे एक छिद्र होता है जो बीज को बाहरी वातावरण से जोड़ता है। मतलब उसी रास्ते से आपका ऑक्सीजन और जो जल है वो बीज के अंदर पहुंचते हैं। बीज जो है पौधों के, कुछ पौधों के बीज तो तुरंत गिरते हैं और तुरंत उसमें अंकुरन हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है कि जो आपके जो बीज होते हैं वो तुरंत अंकुरित नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे कठोर होते हैं, और उसके बाद उनमें पानी की मात्रा कम होती है और वो एक सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, और इसी को हम प्रसुप्ति कहते हैं, डॉर्मेंसी। इसके पीछे जो है हमारा एक हार्मोन होता है जो पौधों में पाया जाता है, जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, और पौधे काफी समय तक प्रसुप्ति अवस्था में पड़े रहते हैं। अगर हम जो खाद्यान्न है हमारे गेहूं चावल अगर इनकी बात करें तो सोचिए कि अगर ये पौधे प्रसुप्ति अवस्था में न जाएं तो हम इन्हें स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये जो अनाज होते हैं ये प्रसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं खाद्यान्न, इसलिए हम इसे जो है स्टोर करके रख पाते हैं। लेकिन कुछ जो बीज होते हैं उनमें अगर हम देखें तो उनमें जो है आपका जो न्यूसिलस बीजांड काय होता है वो भी आपका मिलता है, और ये बीजांड काय अगर जिस बीज में रहता है ऐसे बीजों को हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। जिस समय बीजांड आपका बीज में बदलता है उसी समय आपका जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, फ्रूट। कुछ पौधों में ये फल जो है वो गूदेदार होता है और कुछ पौधों में सूखा होता है, जैसे कि आम वगैरह है उसमें गूदेदार होता है, और मूंगफली वगैरह जिसमें फल शुष्क होता है। अगर हम आम को ही आप देखें तो उसमें अगर देखें तो जो फल भित्ति होती है, मतलब जो अंडाशय की जो भित्ति होती है वो बाद में फल भित्ति बन जाती है, और उसमें आपकी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति होती है। आम में ये अंतः फल भित्ति आपकी गूदेदार होती है और जो आप खाते हैं,
बाह्य फल भित्ति छिलके की तरह होती है और अंतः फल भित्ति जो आपके गुठलियों की होती है। अगर जो फल है वो अगर अंडाशय से बन रहा है सीधे सीधे, तो उस फल को हम वास्तविक फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन अगर वह फल अंडाशय से ना बनकर पुष्प के किसी दूसरे हिस्से से बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे हम देखिए सेब, या फिर अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी की, कि यहाँ पर जो पुष्प का पुष्पाशन है वह फूलकर मांसल हो जाता है और वो फल की तरह काम करता है, तो ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। कभी कभी जैसे कि केले की बात हम करें तो वहां पर ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन जो भ्रूण या जो बीज है वो एबॉर्ट हो जाता है और फिर भी लेकिन फल आपका बन जाता है। तो ऐसे फलों को हम अनिषेक जनित या पार्थेनोजेनिक फ्रूट्स कहते हैं। और कभी कभी जैसे कि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी आ रही है जैसे कि अमरूद की वगैरह की, जिसमें आपके बीज नहीं होता है, तो हम खुद जो है आजकल क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में हम बीज रहित फलों को उत्पादित करने के लिए हम पार्थेनोजेनेसिस का सहारा लेते हैं। बीज जो है, क्योंकि आवृत बीजी पौधों में ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले कारक होते हैं, ये काफी, इनमें आत्मनिर्भरता काफी होती है और ये जो प्रजाति होती है उसको अलग अलग स्थानों पर फैलाने का काम करते हैं। और जब किसी ऐसे अनुकूलित स्थान पर जब ये पहुंच जाते हैं, जब वहां पर आपको भरपूर मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध होती हैं, तब वो नए वातावरण में जाकर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने पर नया पौधा बनाते हैं। जो बीज होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में आहार होता है। उनके पास इतना आहार होता है कि जब तक पौधा अंकुरित होने के बाद जो है वो पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लगता है, तब तक ये उस पौधे को भोजन देते रहते हैं। और जब जो नई पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण को शुरू कर देती हैं, तब तक ये रहते हैं। पौधे जो बीज जो है वो मैंने कहा कि काफी आत्मनिर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो वातावरण है उससे भ्रूण की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बीज का आवरण है वो बहुत कठोर होता है। अगर आप रेंडी या जिसे अरंड कहते हैं उसके बीज को देखिए तो उसका जो खोल होता है वो बहुत कड़ा होता है, तो ये उसको जो भ्रूण होता है उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही साथ बीज जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा बनते हैं, तो ये विविधता को भी जन्म देते हैं। मतलब एक ही पौधे से बनने वाले सारे के सारे बीज जो हैं वो एक समान नहीं होते हैं, तो इसमें विभिन्नताएं होती हैं। अगर ये विभिन्नता जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है तो ऐसे पौधे जो हैं वो बच जाते हैं। अगर विभिन्नता जो है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तो वो पौधे समाप्त हो जाते हैं। लैंगिक जनन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि निषेचन पूर्व अवस्था, मतलब जब अर्धगुणसूत्रीय विभाजन होता है, फिर युग्मकों का संलयन होता है और फिर आपका जाइगोट जो है उसका विकास होता है। लेकिन अगर इन तीनों अवस्थाओं में से अगर कुछ अवस्थाएं ना पूरी हो और उसके बाद भी बीज बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे हम असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है, एपोमिक्सिस। यहाँ पर आपका क्या होता है कि कभी कभी या तो जो मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें आपका अर्धगुणसूत्रीय विभाजन जो है वो फेल हो जाए, या कोई दूसरी कायिक कोशिका जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगे, तो इस तरह जो है जो बीज बनता है वो एपोमिक्सिक सीड कहलाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ आवृत बीजी पौधों में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं और इस घटना को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। मतलब जैसे आपने संतरा या नींबू में हम देखे या आम में भी होता है कि जो मुख्य भ्रूण है उसके अलावा भी भ्रूण जो है आपके पौधों के बीज जो आपका फल है उसके अंदर मिलते हैं। तो ये घटना हमारी पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है और इन चीजों का उपयोग हम बागवानी में करते हैं। आज पौधों के
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में बस इतना ही हम करते हैं और अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।